हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। अभिगत सेट में जो आपने पढ़ा, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कहीं वो प्रश्न थोड़ा सा नहीं समझे या प्रश्न की व्याख्या सही नहीं हुई? क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से व्याख्या करता हूँ, समझना तो आपको है। तो आपको कोई प्रॉब्लम यदि हो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसे बतलाएंगे। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न आपके सामने कहता है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसी सहमति की आवश्यकता होती है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 3, संविधान का अनुच्छेद 3 के आधार पर संसद नए राज्य का निर्माण, संसद जो है नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों की नाम या सीमा में परिवर्तन करने के लिए कोई नहीं बल्कि संसद उत्तरदायी होता है, पार्लियामेंट उत्तरदायी होता है। और संसद केवल और केवल साधारण बहुमत से, केवल साधारण बहुमत से, केवल साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। बात तो स्पष्ट हो गई। तो नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन करने के लिए संसद उत्तरदायी है। और संसद इसकी उत्तरदायी होती है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे चर्चा के लिए संसद में रखा जाता है। हाँ, संसद में प्रस्ताव रखने के पहले उसे राज्य विधानसभा के पास, जो राज्य प्रभावित हो रहा है उस विधानसभा के पास रखना होता है। लेकिन विधानसभा की सहमति की आवश्यकता ना होती है। विधानसभा यदि सहमत हो तो भी और ना सहमत हो तो भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस आधार पर उत्तर क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए विकल्प में है राज्य के विधानसभा की, राज्य की मुख्यमंत्री की, राज्य की, इनमें से कोई नहीं। किसकी सहमति की? सहमति की नहीं, राज्य, क्योंकि लेकिन राज्य विधानसभा के पास भेजता है। राज्य विधानसभा सहमत हो तो भी, ना सहमत हो तो भी उत्तर क्या देना होगा? उत्तर देना होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात दी, क्योंकि उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसे आंध्र प्रदेश का जो विभाजन करके बनाए तेलंगाना, प्रस्ताव दिया गया, आंध्र प्रदेश विधानसभा कहा विभाजन नहीं होनी चाहिए, फिर भी विभाजन हुआ। उसकी सहमति असहमति की कोई वैल्यू नहीं है। निम्न से किस मिट्टी को स्वतः कृष्ण मिट्टी, अब कृष्ण मिट्टी जो काली मिट्टी नाम है, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी को ज्वालामुखी मिट्टी, काली मिट्टी को ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मिट्टी, काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी चूँकि कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। ज्वालामुखी के विस्फोट से बेसाल चट्टान के निकलने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसे ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी, तो आंसर क्या हो गया? अब यहाँ पर अन्य विकल्प क्या है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा, बरसात के मौसम में बाढ़ के द्वारा, नदी के द्वारा जो नई मिट्टी की परत बिछाई जाती है मैदानी भाग में, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत की कुल मिट्टी का लगभग 43% जलोढ़ मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु के क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में भारत की कुल मिट्टी का 18% लाल मिट्टी में जल धारण करने की, लाल मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी जो है इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी तिलहन की खेती के लिए, दलहन की खेती के लिए लाल मिट्टी उपयोगी होता है। तिलहन की खेती के लिए, दलहन की खेती के लिए लाल मिट्टी की उपयोगिता होती है। भारत की कुल मिट्टी में 43% जलोढ़ मिट्टी, 18% लाल मिट्टी,
15% काली मिट्टी, 3.7% लेटेराइट पर्वतीय ढाल पर, जहाँ आर्द्र, जहाँ वर्षा और उष्णता, जहाँ बारी बारी से गर्मी, बारी बारी से ठंडा उत्पन्न आती है, वहाँ पर जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आंसर क्या हो गया? 41 का आंसर हो गया डी। 42 का आंसर क्या है? 42 का आंसर है सी। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। इनके सिफारिश पर यूजीसी का गठन जो है 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया, जिसे 1956 में वैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात उसे कानूनी मान्यता दी गई, कानूनी मान्यता दिया गया। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए अर्थात 43 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अभी देखिए माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए अभी वर्तमान में क्या है? कस्तूरी रंगन समिति, जिसके सिफारिश पर 5+3+3+4 की शिक्षा नीति को अपनाया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अनुच्छेद 200, चलिए 44 क्वेश्चन तो अधूरा है, लेकिन जो क्वेश्चन की प्रकृति है बतलाता है कि आंसर इसका हो जाएगा डी। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 250 कहता है जब राष्ट्रीय आपातकाल हो, जब इमरजेंसी हो, तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य यदि सहमत हो, 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पास करके दे, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये सभी का सभी। और अनुच्छेद 253 कहता है यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता के पालन के लिए है, तो वह भी सभी राज्य पर प्रभावी हो जाएगा। अर्थात संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून के बारे में इसमें प्रावधान है। सामान्य अवस्था में कहता है राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा, लेकिन यहाँ 4 ऐसे अनुच्छेद दिया गया है कि यदि ऐसी परिस्थितियाँ हो तब उसको जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही प्राप्त होगा। 45 नंबर कहता है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। कौन सा शामिल नहीं है? 1 और 2 दोनों, इसका जो है उत्तर सही है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 45 का आंसर डी। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल में गर्मपंथी लीडर हुए करते थे। जब 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो 30 अक्टूबर 1928 पर सॉन्डर्स ने इन्हें लाठी चार्ज का आदेश दिया। 17 दिन के बाद 17 नवंबर 1928 को लाठी की चोट से इनकी मृत्यु हो गई। जिस सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दिया था, ठीक 1 महीना के बाद 17/12/1928 को सॉन्डर्स को भगत सिंह और उनके साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल में एकमात्र ही थे जो 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए। चलिए, स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, अर्थात 1905 में आंदोलन हुआ। अब इसमें कहता है कि इस आंदोलन का अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह नेतृत्व किया। तो सैदर हैदर राजा दिल्ली में किए, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में किए, लाला लाजपत राय पंजाब में किए, हरि सर्वोत्तम राय आंध्र प्रदेश में था। क्या हो जाएगा? 4, 2,
3-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1 अर्थात उत्तर क्या हो गया? सी। तो अलग अलग जगह इसका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में किया, लाला लाजपत राय ने बम्बई में किया, तो अलग अलग अजीत सिंह ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना प्रतिपादन किया है। चलिए तो डायरेक्ट उत्तर देना है 47 का बी। ये जो है लाप्लास का है निहारिका। निहारिका क्या होता है? यह निहारिका जो है आकाश मंडल से छोटा लेकिन उससे अधिक तेज चमक वाला जो आकाशीय पिंड है उसे निहारिका कहते हैं। तो हमारे इस ब्रह्मांड में तारा, ग्रह, उपग्रह के अलावा और भी बहुत, उसमें निहारिका है, पल्सर है, कोइसर है, और भी बहुत सारे आकाशीय पिंड, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, तो कई आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। अगला है भारतीय संविधान का 162 शीर्षक के अंतर्गत इनमें से कौन सही है? देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 48 का आंसर जो है आपका डी है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद जो है 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 154 में है। इसके अलावा देखिए, कहता है राज्यपाल के कार्यकाल और शर्त, अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसके पहले अब वह त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और 158 उनका शर्त है कि राज्यपाल बनने के समय यदि वो कहीं के रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कहीं के मेंबर हैं, तो राज्यपाल बनने के बाद उन्हें उस पद से इस्तीफा देना होगा। फिर शर्त कहता है कि राज्यपाल के सेवा काल में उनको दी जाने वाली वेतन और सुविधा में कोई कटौती नहीं की जाएगी। राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156 हो ही गया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में है कि राज्य के विषय तक राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। दहेज निरोध कानून बनाया गया 1961 में। दहेज निरोध कानून बनाया गया 1961 में। ये कानून कहता है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है। और इस कानून का विरोध संसद में हुआ। इसके लिए संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलानी पड़ी थी। पहला बार अनुच्छेद 108 के आधार पर संसद की संयुक्त अधिवेशन जो है इस कानून के लिए ही बुलाना पड़ा था। 1956 में क्या हुआ? राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1955 में नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया और 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना। तो सभी में कानून है, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। 1956 में क्या हुआ? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद इसमें क्या है? 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। नागरिकता एक्ट पारित हुआ। 2005 में क्या हुआ? 2005 में सूचना का कानून, सूचना का अधिकार पास हुआ। और चारों का चारों अष्टप्रधान 51, 50 का चलिए ए, 49 का है डी। 49 कहता है कि अकबर की मृत्यु के समय मुगल सूबे की, अकबर के काल में सूबा मतलब प्राण, अकबर के काल में मुगल सूबे की संख्या 15 थी और औरंगजेब के काल में सूबा की संख्या बढ़कर 21 हो गई। शाहजहां काल में 18 हुआ, अकबर के काल में 15, शाहजहां काल में 18 और औरंगजेब के काल में सूबा की संख्या, क्योंकि औरंगजेब ने दक्षिण को जीता था, इसके कारण संख्या बढ़कर 21 हो गई। अष्टप्रधान 51 के अष्टप्रधान मराठा में है। शिवाजी की सहायता के लिए अष्टप्रधान हुआ करता था। इसमें क्यों था? पेशवा मतलब हुआ प्रधानमंत्री, सुमंत मतलब हुआ विदेश मंत्री, ये अमात्य मतलब हुआ वित्त मंत्री,
सर ए नौबत, सर ए नौबत मतलब हुआ रक्षा मंत्री। चिटनिस मतलब हुआ सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना मंत्री। ये चिटनिस नहीं, चिटनिस हुआ सचिव, चिटनिस हुआ सचिव। वाकया ए नवीस, वाकया नवीस ये हुआ सूचना मंत्री। पंडित राव, पंडित राव ये हुआ धर्म मंत्री। शास्त्री ये हुआ न्याय मंत्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी को कहते थे अष्टप्रधान। इसको क्या बोला गया? अष्टप्रधान बोला गया। उनका 8 सहयोगी हुआ करता था। शिवाजी के काल में सहयोगी हुआ करता था। गुप्त प्रशासन में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न हुआ करता था। विजयनगर प्रशासन में अष्टदिग्गज, विजयनगर प्रशासन में जो है यहाँ पर अष्टप्रधान है, यहाँ था अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज हुआ करता था। ये विद्वान कवि की सभा थी, ये कवियों की सभा हुआ करता था। अगला जो है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम देखिए क्या होता है, इसको इस रूप में लीजिए। ये पृथ्वी का क्षेत्र है, इसके ऊपर का जो भाग है इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल, इसके ऊपर का बोलते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल का नीचे और क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग में अर्थात 11 से 14 किलोमीटर के क्षेत्र में जेट स्ट्रीम चला करता पछुआ हवा की तरफ बड़े तेज गति से चलने वाली हवा है। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और समताप मंडल के निचला भाग में 11 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चला करता है जेट स्ट्रीम नामक तेज हवा चली करती है। उसके बाद जो है देखिए समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल, उसके ऊपर होता है आयन मंडल और तब ऊपर का होता है बाह्य मंडल। तो आंसर क्या हो गया? क्षोभ मंडल। तो जेट स्ट्रीम चलता है ऊपरी क्षोभ मंडल में, जब अंतिम छोर पर चलता है अर्थात वामन का सी। अगला जो है 53 नंबर, मध्यकाल में किसी उनकी सेवा के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक, मदद ए मास नाम ही देखिए मदद, किस लिए मदद देते हैं? क्योंकि विद्वान हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, समाज को शिक्षित करने का काम करते हैं, समाज में नैतिक रूप से समाज को उच्च करने का काम करते हैं, धर्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसलिए संत और विद्वान को, वह मूलतः मुस्लिम विद्वान को था, मुस्लिम विद्वान को जो मिलती थी सहायता उसे ही मदद ए मास के नाम से जाना गया। अर्थात 53 का आंसर क्या हो गया? 53 का आंसर हो गया ए। 53 का आंसर क्या हो गया? ए। 54 किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाएगा? चलिए इसको डायरेक्ट याद रखिए। 54 का बी। और लास्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 में हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 217 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और नियुक्ति के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 6 वर्ष, नियुक्ति के बाद 62 वर्ष की उम्र तक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रहता है। इसके पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। तो हर प्रश्न का पूरी तरह विस्तार के साथ, पूरी विश्लेषण के साथ यही उत्तर होगा। तो क्यों होगा, इसके कारण सहित प्रत्युत्तर समुत्पाद प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है के साथ उत्तर दी गई। उम्मीद करते हैं कि यह पढ़ाई आपको ज्ञानवर्धक, रोचक और परीक्षा उपयोगी है। इससे आपका भरपूर लाभ मिलेगा। आज की सभा को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगले सेट के साथ अगले दिन नियत समय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।